मेरा नाम समरीन है। मैंने बालिग होने के साथ ही पर्दा शुरू कर दिया था। क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और गोरी भी थी, इसलिए छोटे बड़े सारे ही मर्द मेरे खूबसूरत बदन को बहुत गौर गौर से देखते थे। इसलिए मैंने 15 साल की उम्र से ही बुर्का निकाब पहनना शुरू कर दिया था। और स्कूल कॉलेज की तालीम मुकम्मल करते ही मेरे कजिन राशिद से मेरी शादी कर दी गई। राशिद जोंग कंपनी में इंजीनियर थे, लेकिन बदकिस्मती से शादी के 2 महीने बाद ही राशिद का मोटरसाइकिल चिल्लाते हुए एक्सीडेंट हो गया और पांव टूट गया और सर पर शदीद चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी बातचीत भी बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर पड़ गए और जॉब जारी ना रख सके। घर में मेरे और राशिद के अलावा सिर्फ राशिद की अम्मा यानी मेरी खाला ही थी। घर के अखराजात पूरे करने मुश्किल हो गए। मैं सोच रही थी कि जब तक राशिद ठीक नहीं हो जाते मैं खुद कोई जॉब कर लेती हूँ, लेकिन मसला ये था कि मैं बहुत ही ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत थी। बुर्का निकाब के बावजूद अपने हासन को छुपा नहीं पा रही थी। जहां भी जॉब के लिए जाती मर्द मुझे किसी और ही नज़र से देखते थे। मैं सख्त परेशान थी कि इसी दौरान राशिद के चचा जहाज़ेब अंकल जो इंग्लैंड में रहते थे वो पाकिस्तान आए और राशिद के एक्सीडेंट का सुनकर राशिद को देखने हमारे घर आए। जहाज़ेब अंकल की उम्र तकरीबन 50 साल हो चुकी थी। अभी तक वो इतने फिट और स्मार्ट थे कि 40 साल के नजर आते थे। सर के कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद थे, कद लंबा, और उनकी बॉडी बिल्कुल एक बॉडी बिल्डर की तरह लगती थी। मैं तो उनके सामने बिल्कुल बच्ची नजर आती थी। क्योंकि मेरी उम्र अभी 23 साल थी, कद की तो मैं भी लंबी थी, मैं बहुत स्मार्ट थी उनके सामने। जहाज़ेब अंकल को जब हमारे सारी सूरत हाल पता चली तो कहने लगे कि मैं आप लोगों की एक हेल्प तो कर ही सकता हूं कि मैं 4 महीने के लिए पाकिस्तान आया हुआ और मैं यहाँ पाकिस्तान में भी अपनी 2-3 फैक्ट्रियाँ शुरू करना चाहता हूँ। उनके लिए मुझे ज़मीन देखनी है, उनकी बिल्डिंग बनवानी है, स्टाफ भर्ती करना है, और घर तो मेरा पहले ही यहाँ बना हुआ है, तो मुझे घर और किचन के काम के लिए को लड़की वैसे भी रखनी थी। तो अगर समरीन आप ये ड्यूटी सर अंजाम दे सकती हो तो इस तरह मेरी भी ज़रूरत पूरी होती रहेगी और आपकी हेल्प भी होती रहेगी। मैं आपको 30,000 मायना देता रहूँगा। 30,000 का सुनकर आंटी तो खुशी से उछल पड़े। अरे क्यों नहीं जहाज़ेब भाई, हमारी समरीन बेटी के हाथ के बने हुए खाने आप खाएंगे तो इंग्लैंड के खानों को आप भूल जाएंगे। लेकिन मैंने कहा वो अंकल आपका घर तो बहरिया टाउन में है, वहां तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं आती जाती, मैं कैसे आया करूंगी। जहाज़ेब अंकल कहने लगे अरे यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव तो है, मैं खुद तुम्हें अपनी गाड़ी में घर से खुद लेने और छोड़ने आया करूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। अंकल की बातें सुनकर मैं और आंटी बहुत खुशी हो गई और राशिद तो अभी नीम बेहोशी की हालत में थे। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी ज़ेना हालत को नॉर्मल होने में 6 महीने लग सकते हैं। अंकल ने कहा अगर आप लोग खुशी से राजी है तो मैं कल से सुबह 8 बजे समरीन को घर से ले जाया करूंगा और 3 बजे वापस छोड़ जाया करूंगा। मैंने आंटी की तरफ देखा तो आंटी ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी और कहने लगे अरे समरीन बेटी, तुम बेफिक्र होकर चली जाया करो, घर के कामों को, राशिद की ज़रूरतों को मैं खुद देखती रहूंगी। और जहाज़ेब भाई कौन सा गैर है, जिस तरह ये राशिद के अंकल है तो इसी तरह तुम्हारे भी अंकल है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखा करेंगे। राशिद अंकल ये सुनकर बहुत खुशी से खिल उठे और ये कहते हुए चले गए कि कल से सुबह 8 बजे मैं आ जाया करूंगा, अब तैयार रहना। अगले दिन अंकल जहाज़ेब सुबह 8 बजे से भी पहले पहुंच गए थे मुझे लेने के लिए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बुर्का निकाब पहना और अंकल की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई, लेकिन अंकल कहने लगे अरे पगली, आगे वाली सीट पर बैठो। मैं बहुत शर्मा रही थी, लेकिन अंकल के इसरार पर मैं अंकल के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गए। जहाज़ेब अंकल की गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त और आरामदायक थी, एसी चल रहे थे। अंकल ने मुझसे पूछा समरीन अपने नाश्ते में क्या खाया है। मैंने कहा अंकल जी मैं सुबह फजर की नमाज पढ़कर फिर सो जाती हूँ, क्योंकि इस वक्त राशिद और आंटी भी सोए हुए होते हैं, फिर 9 बजे हम जागते हैं तो इस वक्त हम नाश्ता करते हैं। अंकल कहने लगे नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया चुल्लू, पहले हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हैं, फिर घर चलेंगे, क्या ख्याल है आपका। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, जैसे आपको अच्छा लगे। अंकल जी ने एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में मुझे नाश्ता करवाया और साथ जूस वगैरह पीकर हम अंकल के घर बहरिया टाउन पहुंचे। अंकल का घर और घर का सारा सामान भी बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत महंगा था, लेकिन क्योंकि अंकल के बीवी बच्चे अभी इंग्लैंड में ही थे इसलिए इस घर में जहाज़ेब अंकल बिल्कुल अकेले ही रहते थे, इसीलिए तो मुझे घर के कामकाज के लिए रखा था।
खैर मुझे सारा काम समझाकर अंकल अपने बेडरूम के अंदर चले गए। 3 बजे में सारे काम वगैरह से फारिग हो चुकी थी तो अंकल मुझे वापस घर छोड़ गए। इसी तरह हमारी रूटीन चली शुरू हो गई। आज मुझे अंकल के घर चौथा दिन था। मैं अंकल के बेडरूम को सेट कर रही थी। अंकल अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे कि मेरा दिल यूं खराब सा होने लगा और उल्टी आने लगी। मैं भागकर अंकल के बेडरूम वाले बाथरूम में ही चली गई। मेरी हालत देखकर अंकल भी परेशान से हो गए थे। वो मेरी हालत से शायद समझ गए थे कि मैं हामिला हूं। कहने लगे, समरीन कितना वक्त हो गया है आपकी शादी को? मैंने कहा, अंकल जी कल 3रा महीना शुरू हो जाएगा। अंकल कहने लगे, ओहो, इसका मतलब है कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। मैं शर्मा कर खामोश हो गई और नीचे देखने लगी। जहांजेब अंकल उठकर मेरे पास आ गए और मुझे हाथ से पकड़कर अपने बेड पर बैठा दिया और कहने लगे, अरे पगली गुड़िया, अब मुझे पहले बता देती कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी तक लड़की को बहुत ज्यादा आराम और केयर की जरूरत होती है। इसलिए कल से तुम्हारा काम काज बिल्कुल बंद है। बस तुमने अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह यहाँ आना तो है, लेकिन काम कोई नहीं करना। बस 3 बजे तक यहाँ आराम ही करना है, क्योंकि तुम्हारे घर में आपको कौन आराम करने देगा। और हाँ, मैं अपने घर के कामों के लिए भी कोई और खातून रख लूंगा और तुम बस यहाँ आराम करने आया करोगी और इसी बात की तुमको तनख्वाह दूंगा। और ये प्लीज मेरे घर में आकर ये निकाब भी उतार दिया करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ सिर्फ आराम करना है बस। ये कहकर अंकल खुद ही मेरा निकाब उतारने लगे। मैं बहुत शर्मा रही थी। जब जहांजेब अंकल ने मेरे सुर्ख और सफ़ेद खूबसूरत चेहरे को देखा तो अंकल बेसाख्ता माशाअल्लाह माशाअल्लाह कहने लगे। मैं शर्मा भी रही थी और मुस्करा भी रही थी। अंकल कहने लगे, समरीन, आप तो बिल्कुल एक खूबसूरत गुलाब की तरह हो यार, और उम्मीद है आपका बच्चा या बच्ची भी आप ही की तरह इंतहाई खूबसूरत हो। मैंने भी मुस्करा कर आमीन बोल दिया और अंकल भी हंसने लगे। अंकल मेरे बेड पर ही मेरे पास बैठे हुए थे और मेरा सर दबाने लगे और कहने लगे, लेकिन समरीन, उन दिनों में आपके शोहर को बीमार नहीं होना चाहिए था। इस वक्त तो आपको और आपके बच्चे को राशिद की बहुत सख्त ज़रूरत है, वरना बच्चे की नशोनुमा ठीक तरह से नहीं हो सकेगी और हो सकता है बच्चा माजूर पैदा हो। मैं ये सुनकर एकदम घबरा गई और उठकर बैठ गई और जहांजेब अंकल से इसकी वजह पूछने लगी। जहांजेब अंकल कहने लगे, देखो समरीन, बात तो कुछ ऐसी है कि शर्म की वजह से मैं तुम्हें समझा भी नहीं पा रहा, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेहत और जिंदगी का मामला है, इसलिए बताना भी जरूरी है कि देखो समरीन, जब शादी के बाद लड़की हामिला हो जाती है तो पहले 4 महीने में बच्चे के जिस्म के आज़ा बनते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट होने के बाद पहले 4 महीने मियाँ बीवी को प्यार करना चाहिए। इसी से बच्चे की नशोनुमा होती है, यही बच्चे के लिए गोया फीड होती है। और अगर बच्चे को रोजाना ये फीड ना पहुंचाई गई तो बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर पैदा होता है, फिर सारी जिंदगी की तकलीफ और परेशानी गिले पड़ जाती है। अंकल की ये बातें सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी तो जहांजेब अंकल मुझे तसल्ली देने लगे और मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरने लगे। मैं भी रोते रोते अंकल के कंधे के साथ लग चुकी थी। अंकल मुझे बहुत प्यार करने लगे और मुझे तसल्ली देने लगे कि शायद कुदरत ने इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ मिलाया है। और बात यहाँ तक पहुँचा दी है कि आपकी सास खाला के नज़दीक तो अब मेरे घर जाप कर रही हो, लेकिन असल में तुम्हें अब यहाँ सिर्फ आराम करना है। मैंने रोते रोते कहा, अंकल जी ये तो बहुत ज़्यादा एहसान है आपका, लेकिन राशिद का तो डॉक्टर्स ने बताया है कि कम अज़ कम अभी 6 महीने और लगेंगे उनको पूरी तरह नॉर्मल होने में। तो मेरे बच्चे का क्या बनेगा? मैं किसी भी सूरत में एक माजूर बच्चे की मां नहीं बनना चाहती। अंकल मुझे और ज्यादा लाड प्यार करने लगे और कहने लगे, समरीन, मेरे होते हुए आपको किसी भी चीज की जरी बराबर फिक्र नहीं होनी चाहिए। बस अब तुम रोना बंद करोगी और बिल्कुल पहले की तरह कनेले हुए खूबसूरत गुलाब की तरह अपने अंकल को देखोगी। ओके, देखो जरा मेरी तरफ। में शर्माते हुए मुस्करा दी। अंकल ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और मुझे अपने सीने के साथ लगाकर कहने लगे, समरीन, इसका वाहिद और बिल्कुल सीक्रेट हल ये है, अपना ये मिसला हल करवाने के मुझे ही ये सादत सौंप दो प्लीज। देखो मेरी बात का बुरा ना मनाना, ये सब बहुत ही ज्यादा राजदारी के साथ हो जाएगा और तुमने वैसे भी यहाँ रोजाना आना तो है और उसके बावजूद मैं तुमको तुम्हारी सैलरी देता रहूंगा और उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ दूंगा। प्लीज अपनी ज़रूरत और मजबूरी की नज़ाकत को समझो। मैं भी अंकल की सारी बातें सुनकर यही महसूस कर रही थी कि इससे बेहतर और कोई हल नहीं है।
मेरे बच्चे की सेहत के लिए इसलिए मैं खामोश हुई और मेरी खामोशी गोया जहाज़ेब अंकल के लिए ग्रीन सिग्नल था। थोड़ी देर तक मैं यूं ही अंकल के सीने के साथ लगकर सोचने लगी। इसके बाद मैंने शर्माते हुए अंकल जी से ये वादा कर लिया। अंकल कहने लगे, मैं कल बैंक में आपके साथ जाकर आपके नाम का अलग अकाउंट भी खुलवा दूंगा और वापस इंग्लैंड जाने के बाद भी आपकी सैलरी और आपके लिए मजीद गिफ्ट की रकम हर महीने भेजता रहूंगा। मैं ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। इस दिन के बाद जब तक 4-5 महीने जहाज़ेब अंकल पाकिस्तान में रहें, वो मुझे रोजाना इसी तरह सुबह 8 बजे घर से पिक करते। पहले हम किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट से नाश्ता करते, जूस पीते और सारा दिन बातें करते, और 3 बजे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पर जाकर लंच करते। कभी कभी अंकल मुझे शॉपिंग भी करवाते और घर वालों के लिए भी जूस और खाना वगैरह लेकर देते। अभी चंद दिन पहले ही अंकल वापस अपनी फैमिली के पास इंग्लैंड चले गए, लेकिन हम दोनों का ये एग्रीमेंट हो चुका है कि अंकल हर महीने मेरे अकाउंट में 30-40 हज़ार रुपये भी भेजते रहेंगे और हर साल 3-4 महीने के लिए अपनी समरीन के लिए पाकिस्तान भी आते रहेंगे।